हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th हिंदी कोर की बुक है हमारी आरोह भाग 1। इसके गद्य खंड का अध्याय है 3 और नाम है उसका अपू के साथ 2.5 साल। किस तरीके से सत्यजीत राय ने पथेर पंचाली बनाई और कितनी परेशानियां हुई, क्या क्या हुआ, ये सभी कुछ इस पूरे ही पाठ में हमारे सामने रखा गया है। हमने इसको देखा है, समझा है, पढ़ा है। तो हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूरे किए हुए हैं। आज हम करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि आपसे जो पेपर में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो आपका रहता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक रहता है आपका वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो करा चुकी हूँ, अब हम करा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आपके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत ध्यान से इनको देखिएगा, वर्णनात्मक प्रश्न हैं कि कैसे कैसे इनको देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं उसमें आपकी वर्ड लिमिट्स दी रहती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप काम करना, ठीक है। जितनी वर्ड लिमिट आपसे पूछी गई है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देना। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अभी आप क्लास 11th में हो, फिर क्लास 12, अभी आपने जैसे क्लास 10th दिया है तो उसमें भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि जब भी आप एग्ज़ाम में लिखते हो आपको वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना होता है। आपको वर्ड लिमिट से कम काम नहीं करना, वर्ड लिमिट से ज़्यादा काम नहीं करना है। तो इसमें अपने आप को बांधने की कोशिश करिए कि किस तरीके से आप इसको कर पाओगे, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है। अपू के साथ 2.5 साल संस्मरण का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। अब ये जो हमारा चैप्टर है ये एक संस्मरण है, हम सभी को पता है, यानी कि यादों से निकाल कर चीज़ों को उन्होंने रखा है सत्यजीत राय में। आप सभी को पता है कि जो हमारी ये फिल्म है अपू के 2.5 साल, ये जो पार्ट है, ये फिल्म पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान जो कुछ उनको परेशानी आई, जो कुछ दिक्कतें आई, वो सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में हमारे सामने रखा गया। तो इस पार्ट के लेखक और इस फिल्म यानी पथेर पंचाली के निर्देशक सत्यजीत राय ही रहे। तो उन्होंने जो कुछ अनुभव किया, जो सारी परेशानियां थी, वो सभी कुछ हमारे इस पार्ट में रखा गया है। तो जब हम प्रतिपाद्य लिखेंगे तो इस संस्मरण को हम उसी तरीके से यहाँ पर देंगे। तो देखिए क्या है, अपू के साथ 2.5 साल नामक संस्मरण पथेर पांचाली फिल्म के अनुभवों से संबंधित है, यानी कि उस शूटिंग के दौरान जो कुछ भी उनके साथ हुआ उसको उन्होंने यहाँ पर बखूबी रखा है, जिसमें फिल्म के निर्माण से संबंधित कई बारीकियों का पता चलता है। अब जैसे हम लोग ये फिल्म देखते हैं, अरे वाह बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी, अब इसके पीछे कितने एफर्ट्स लगे हैं ये हम सब नहीं जानते ना। सामान्यतः फिल्मी दुनिया हमें ग्लैमर से परिपूर्ण नजर आती है, लेकिन इसके पीछे एक ऐसा सच छिपा होता है जिसमें साधनहीनता के बीच अपनी कला दृष्टि को साकार करने का फिल्मकार का संघर्ष भी शामिल रहता है। अब उनके पास क्या था, पैसा नहीं था, सीमित साधन था, पैसे तो ज्यादा थे नहीं। अब उस जो हमको पथेर पंचाली जब हम फिल्म देखते हैं ना तो उसके पीछे उनके कितने स्ट्रगल थे, चाहे वो कुत्ते को लेकर हो, चाहे वो धोबी से संबंधित हो, सुबोधा से संबंधित हो, या उस पुराने घर से संबंधित हो, या उस घर में रहने वाले सांप से संबंधित हो। तो मतलब कई परेशानियां उनको आई हैं। वो सारी परेशानियों को उन्होंने कितने बखूबी ढंग से निभाया और कितनी अच्छी फिल्म बनाकर हमारे सामने रखी, ये हमें इस पार्ट को पढ़ने के बाद पता चलता है। कितना स्ट्रगल उन्होंने किया है इसमें लेखक अर्थात फिल्मकार ने फिल्म निर्माण के दौरान आने वाली अनेक समस्याओं का चित्रण किया है। पैसे एवं समय की कमी के कारण पथेर पांचाली फिल्म के निर्माण की प्रक्रिया लगभग 2.5 वर्ष तक चली। कितना टाइम चली? 2.5 साल, 2.5 years। इसके दौरान आने वाली अनेक कठिनाइयां लेखक के मस्तिष्क में बचपन की स्मृति की तरह अंकित हो गई। अब जब कोई फिल्म इतने लंबे ड्यूरेशन में बनेगी, अब क्या होता था भाई, इतनी लंबे ड्यूरेशन में बनी क्यों? उनके पास पैसा सीमित था। जब उनके पास पैसा हो जाता तो वो शूटिंग करने लगते, और जब पैसा खत्म तो शूटिंग बंद। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद पैसा होता तो फिर से शूटिंग शुरू करते। तो इस दौरान कई चीजें हो जाती थी, कई चीजें बदल जाती थी। जैसे कई लोग जो हैं शूटिंग के दौरान जो उसमें काम कर रहे थे फिल्म में, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उसमें दिक्कत आई कि नहीं आई? तो उसमें होता था पैसों की कमी से बारिश का वेट एक उन्होंने किया, वो एक परेशानी थी। आर्टिफिशियल बारिश नहीं कर सकते थे तो उन्होंने उसका इंतज़ार किया। तो कई समस्याएं जो थी, जो उन्होंने इसका बहुत ही मुश्किलों से सारा सामना किया, वो सभी उनके दिमाग में बहुत अच्छे से छपी और उन्होंने उसे हमारे सामने यहाँ पर एक संस्मरण के तौर में प्रस्तुत करी।
तो यहाँ उन सभी समस्याओं का उनका साहस के साथ सामना किया इत्यादि का जीवंत चित्रण संस्मरण ने चित्रित किया है। तो सभी को बहुत अच्छे से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 2 है, एक फिल्म का निर्माण किसी तपस्या से कम नहीं है, सिद्ध कीजिए। अब एक सन्यासी कैसे करता है? सन्यासी सब कुछ छोड़ के जब वो तपस्या में लीन होता है तो वो जितनी भी परेशानियां आए उन सभी परेशानियों से लड़ता है ना। मौसम से संबंधित हो, कुछ भी हो, आसपास के पर्यावरण से संबंधित हो, उसे कोई भी चीज़ इफेक्ट नहीं करती, वो उसी काम में लीन हो जाता है। तो इसी तरीके से जब एक फिल्म बनाई जा रही है, यानी कि जैसे हमने उसमें देखा सत्यजीत राय ने जो पथेर पांचाली बनाई, इसमें 2.5 साल का वक्त लगा। इसमें उनको कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर एक परेशानी का हंस के सामना किया और इतनी खूबसूरत फिल्म जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिसने इतनी अप्रिसिएशन पाई, इतनी धूम मचाई, वो हमारे सामने प्रस्तुत करी। एक संवेदनशील फिल्मकार के लिए किसी फिल्म का निर्माण करना वास्तव में किसी तपस्या से कम नहीं है। एक एक चरित्र के लिए उपयुक्त अभिनेता की तलाश करने में फिल्मकार या निर्देशक को बहुत अधिक खाक छाननी पड़ती है। अब सबसे पहला काम जब हम किसी फिल्म को बनाने का सोचते हैं कि लिखने तक का काम थोड़ा इजी रहता है, उसके बाद जब उसकी शूट शुरू होती है तो परेशानी शुरू होती है। सबसे पहला होता है कि जो कैरेक्टर हमने क्रिएट किया है, यानी कि जब हम पटकथा लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसके लिए जो हमने एक कैरेक्टर जो हमने अपने दिमाग में सोचा है, उस कैरेक्टर को सबसे पहले तो हमें जीवंत रूप में प्रस्तुत करना होता है। उसके लिए सही परफेक्ट इंसान को ढूंढना जो उसके लिए शूट करे, वो भी एक बहुत बड़ी जद्दोजहद होती है। तो वो सबसे पहले तो उन्हें खाक छाननी पड़ी। पर्टिकुलर जैसे अप्पू के लिए उन्हें ढूंढना पड़ा, दुर्गा के लिए, भूलों के लिए, बहुत सबके लिए उन्हें कैरेक्टर एकदम परफेक्ट कैरेक्टर ढूंढना पड़ा। पहली उनको आया, फिर आया प्रस्तुत पाठ में सत्यजीत राय को बारिश की प्रतीक्षा में कई दिनों तक देहात में जाकर उनके दल के साथ बैठना पड़ा। बारिश, अब सबसे भाई पैसे की कमी है तो हम भाई पैसा हो तो आर्टिफिशियल बारिश भी करा लो, पैसा इतना नहीं है तो उन्होंने सोचा हम नेचुरल वे से ही बारिश का इंतजार करें। तो उसके लिए उन्होंने कितनी परेशानी, भाई जब बारिश मौसम बने तो वो जाकर बैठ जाएं कि हाँ भाई अब बारिश होगी, अब बारिश होगी, अब नहीं हो तो फिर वापस चले जाएं, फिर दूसरे दिन जाएं, फिर नहीं हो फिर वापस। तो इस तरह कई दिन तक उन्हें खेत में जाकर इसका इंतजार करना पड़ा। कुत्ते से युक्ति पूर्वक काम लेना पड़ा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कुत्ता ट्रेंड नहीं था। अब वो कैसे काम, सब कुत्ता जानवर उसको क्या किया जाए, अब वो ट्रेंड नहीं था, उसके साथ बड़ी जुगत लगा के काम लिया। फिर मृत पात्रों के विकल्प ढूंढने पड़े। शूटिंग के दौरान भाई 2.5 साल का वक्त लगा, उस दौरान कितने पात्र मर गए, उनके विकल्प फिर से खड़े करना मुश्किल। उसके बाद पागलों एवं सनकी व्यक्तियों की हरकतों को सहना पड़ा। वो धोबी, सुबोधा जैसे व्यक्तियों को भी परेशानी हम उनके सामने आई। उसके लिए उन्होंने समाधान निकाला, किस तरीके से उन्होंने पूरी फिल्म करी। फिल्म निर्माण के दौरान अनेक ऐसे कार्य करने पड़ते जिनसे शारीरिक एवं मानसिक तनाव अत्यधिक होता। तो फिजिकली और मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस का उन्होंने सामना किया। कभी कभी तो यह तनाव यातना जैसा लगने लगता, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्मकार को संतुलन बनाकर चलना पड़ता। इसीलिए कहा जा सकता है कि फिल्म निर्माण किसी साधना या तपस्या से कम नहीं। चारों तरफ से परेशानियां आ रही, अब एक तरफ से नहीं है, क्या आ रहा है, वो चारों तरफ से परेशानी आ रही है। अब जिसके कारण से क्या हो रहा है, भाई झेल तो एक निर्देशक रहा है, उसके कारण क्या, जब एक ही बंदे के ऊपर इतना प्रेशर होगा तो बहुत होता है ना कि भाई उसे लगता है कि नहीं अब तो मुझसे नहीं होगा, मैं छोड़ दूं। लेकिन उन्होंने पूरी तपस्या के साथ, यानी कि पूरे धीरज के साथ इस पूरी ये फिल्म को उन्होंने बनाया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिल्म का निर्माण एक तपस्या से कम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 3 है, सत्यजीत राय एक संवेदनशील निर्देशक हैं, सिद्ध कीजिए। अब वो अब कैसे संवेदनशील है अगर कोई निर्देशक, तो ये कैसे पता चलता है? जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में एक तो सबसे पहली चीज हमारे सामने जब निकल के आती है, कोई भी एक दृश्य है जो जिसमें आपको संवेदना प्रकट करनी है। तो जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी का देहांत हो गया, ये चीज़ आपको अगर फिल्म में दिखानी है तो उसका पिक्चराइजेशन आप कितने अच्छे से करते हो, तो उससे आप मतलब जो दर्शक है वो कितना इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए कोई ऐसा दृश्य है जिसमें आपको दर्शक को रुलाना है, तो वो अब रुलाने की प्रक्रिया आप निर्देशन के द्वारा उभार सकते हो तो दर्शक बहुत जल्दी रो देगा। एक तो पहली चीज ये होती है। और दूसरा, प्रैक्टिकल लाइफ में एक तो ये निर्देशन साइड में उनका संवेदनशील समझ में आता है,
प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो एक संवेदनशील व्यक्ति थी। ये हमें पाठ में कई जगह देखने को मिला। सबसे अच्छा तरीका तो जो हमने देखा वो किस तरीके से जो बारिश में अप्पू और दुर्गा भीगते हैं और सच में वो ठंड से ठिठुरते हैं, तो किस तरीके से दूध में ब्रांडी मिला के वो पिलाते हैं। कोई और व्यक्ति होता तो क्या करता, कोई और निर्देशक होता, भाई छोड़ दो भाई, हम तो भाई पैसा दे रहे हैं, उनका काम है एक्ट करना, करो, तुम्हें ठंड लगे गर्मी लगे वो तुम्हारी मर्जी। तो लेकिन यहाँ पर उनके अंदर संवेदनशीलता थी कि वो 2 बच्चे हैं, ठंड से कांप रहे हैं, उनकी केयर करनी है, तो उन्होंने उस तरीके से केयर करी। तो ये 2 चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो पर्दे पे भी देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न दृश्यों के माध्यम से, और दूसरा उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो हमने देखा। सत्यजीत राय गंभीर एवं उच्च स्तरीय फिल्म निर्देशक हैं, ये तथ्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य हो चुका है। भाई इनकी जो फिल्म है ये इमोशन लेवल पे बहुत हाई रही, जो चीज़ हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाकर जो इतना अप्रिसिएशन मिला इंटरनेशनल लेवल पे, ये चीज़ उन्होंने जाहिर कर दी। लेकिन साथ ही ये एक संवेदनशील निर्देशक भी हैं। यह तथ्य उनकी फिल्मों में दर्शाए गए विभिन्न दृश्यों से साबित होता है। पाथेर पंचाली आप देखेंगे तो इतना बढ़िया निर्देशन उन्होंने किया है जिसमें उनकी संवेदनशीलता निकलकर सामने आती है। अलग अलग दृश्य जो हैं, फिल्म की कहानी एवं पटकथा में मानवीय मूल्यों को मिलने वाली प्राथमिकता फिल्म निर्माता या निर्देशक के दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देती है, जिसमें सत्यजीत राय अत्यंत समृद्ध हैं। तो जो कहानी या पटकथा लिखी, कहानी से ही स्क्रिप्ट लिखी गई। अब स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान ही उन्होंने ये सारी संवेदनशीलता उस स्क्रिप्ट में लिखी, तभी तो उसको शूट किया और इतना बढ़िया परफेक्टली शूट किया। तो यानी कि वो संवेदनशीलता के मामले में पूरी तरीके से समृद्ध हैं, यानी कि वो लेखन के मामले में इतने अच्छे हैं। फिल्मों के अतिरिक्त व्यवहारिक जीवन में घटने वाली विभिन्न घटनाएं भी इसका प्रमाण देती हैं। प्रैक्टिकल, ये तो भाई फिल्म लेवल पे हो गई जो हम दृश्य देखकर समझ सकते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि सत्यजीत राय वाकई में एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। वो घटना क्या है देखिए। पाथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान बारिश के दृश्य में अप्पू और दुर्गा को अत्यधिक ठंड लगने लगी, जिससे वे ठिठुरने लगे। शॉट के तुरंत बाद सत्यजीत राय ने उन्हें ब्रांडी मिलाकर दूध पिलाया, जिससे उन्हें गर्मी मिली और ठंड से राहत, जो उनकी संवेदनशीलता के गुण को स्पष्ट रूप से सबके सामने समक्ष प्रस्तुत करता है। तो मतलब एक 2 छोटे बच्चे जो इतना क्या कहते हैं ठंड से कांप रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उनके साथ उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाई कि हाँ भाई उनको ठंड लग रही है, उनको अंदर से गर्मी मिलनी चाहिए, तो किस तरीके से उन्होंने उनकी केयर करी, ये बात उनके वास्तविक जीवन में उनकी संवेदनशीलता को दर्शाती है। प्रश्न संख्या 4 है, भूलो पात्र के कारण फिल्म निर्देशक को किस परेशानी का सामना करना पड़ा, उसका समाधान उन्होंने किस प्रकार निकाला। अब भूलो एक्चुअली क्या था, वो ट्रेंड कुत्ता नहीं था और उसका जो मालिक था वो उसकी भी नहीं सुनता था, उसके डायरेक्शन को भी फॉलो नहीं कर रहा था। अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि भाई एक दृश्य था कि अप्पू और दुर्गा को भागना है और उसके पीछे पीछे भूलो को भी भागना है। अब भूलो भागे नहीं, बड़ी परेशानी आई, तो उन्होंने जुगत क्या लगाई थी, दुर्गा के हाथ में मिठाई का टुकड़ा दे दिया। अब दुर्गा जब मिठाई का टुकड़ा लेकर भागेगी तो उसी के पीछे पीछे भूलो भी भागेगा। जब उन्होंने ये जुगत लगाई तो ये काम कर गया और बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट शॉट जो है वो शूट हुआ। पथेर पांचाली फिल्म में भूलो यानी कि कुत्ता पात्र के कारण में निर्देशक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ये कुत्ता कोई प्रशिक्षित कुत्ता नहीं था, यानी कि कुछ जो फिल्मों में काम करते हैं वो ट्रेंड कुत्ते होते हैं, लेकिन ये ट्रेंड कुत्ता नहीं था। इसीलिए ये बताना मुश्किल था कि वह अप्पू और दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। यानी कि जब हम शूट करेंगे तो जब अप्पू और दुर्गा तो भाई चूंकि डायरेक्शन सुनेंगे तो वो भागेंगे, लेकिन ये भागेगा नहीं भागेगा, ये बड़ा मुसीबत थी। कुत्ते के मालिक का भी कुत्ते पर कोई नियंत्रण ना होने के कारण वह उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। अब कुत्ते का मालिक का भी नियंत्रण नहीं था, इसलिए वो उसको भी फॉलो नहीं कर रहा था जो 3 इंस्ट्रक्शंस थे। ऐसी स्थिति में सत्यजीत राय ने दुर्गा को उसके हाथ में मिठाई छिपाने के लिए कहा। उसने कहा, दुर्गा से बोला कि तुम अपने हाथ में मिठाई का एक टुकड़ा छिपा लो, दबा लो, और यह युक्ति काम कर गई। मिठाई दिखाने से कुत्ता उनके पीछे दौड़ने लगा, जिससे उन्हें इच्छा के अनुरूप शॉट मिल गया। तो ये परेशानी थी और किस तरीके से जुगत लगाकर ये परेशानी हल की गई। प्रश्न संख्या 5 है, अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था। लेखक के इस कथन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो उस कंडीशन में हमको धीरज रखना पड़ता है।
क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे बस में नहीं होती। लेकिन जब हम धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, तो क्या होता है कि धीरज रखने का मतलब है कि उस सिचुएशन पे हम काम एंड कूल हो जाएं और हमें थोड़ा समय मिलता है उन परिस्थितियों पर सोच विचार करने का। यही चीज़ हम अपने जीवन में होती, जैसे हमें कुछ चीज़ें होती, हम भाई कर तो रहे हैं, सारी चीज़ें होती, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी हाथ से में नहीं होती, हम उसको नहीं कर पाते। तो उस कंडीशन में क्या है, हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जब हम पेशेंस रखते हैं तो हम उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। जब हम सोचते हैं तब हम उसका समाधान निकालते हैं और उस समस्या का हम सामना कर लेते हैं। तो सत्यजीत राय के साथ भी यही हुआ। सत्यजीत राय के पास क्या था, वो सबसे बड़ी कमी थी, वो है पैसों की। अगर वो पैसों के मामले में धीरज नहीं रखते और फटाफट सारी शूट कर देते तो इतनी अच्छी पिक्चर पाथेर पंचाली हमें नहीं मिल पाती, जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने इतना एप्रिसिएशन लिया, इतनी ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त करी। तो सत्यजीत राय ने धीरज रखा, पैसों को लेकर एक बढ़िया परफेक्टली फिल्म बनाई। माना कि 2.5 साल में बनाने में उन्हें बहुत परेशानी आई, लेकिन उन्होंने उस परफेक्टली के शूट करने के लिए उन्होंने धीरज रखा। इसलिए धीरज रखा, तभी इतनी अच्छी फिल्म हमको मिली भी। वस्तुतः जीवन में धैर्य का अत्यधिक महत्व होता है। किसी भी कार्य की सफलता में धैर्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अतः हमें भी अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए। धैर्य सफलता की एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। धैर्य के गुण के कारण ही व्यक्ति अपने परिश्रम के प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना सकता है। यानी कि जो चीजें हमारी सिचुएशन के बिल्कुल अपोजिट हैं, हम अगर धीरज रखें तो वो हमारे पूरे फेवर में आ जाती हैं। वह बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना कर सकता है। जितनी भी परेशानी, अगर हमारे अंदर पेशेंस है तो आप चाहे जितनी बड़ी परेशानियां कह लीजिए, हम उन सभी का सामना बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। फिल्मकार सत्यजीत राय ने धैर्य रखा, बात सही थी। धीरज 2.5 साल में फिल्म बनाना मतलब धीरज का काम था। इसी के बल पर वे अपनी फिल्म बनाने के दौरान आने वाली अनेक समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सके। अगर धीरज नहीं होता तो शायद वो इतनी परेशानी का सामना ही नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह हुआ कि न केवल उन्होंने अपनी फिल्म पूरी की, बल्कि वे एक ऐसी फिल्म का निर्माण कर पाए जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा दी। इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई। यदि वे इतनी लंबी अवधि तक धैर्य नहीं रख पाते तो उनकी फिल्म ना तो सफल होती और ना ही प्रतिष्ठा पाती। अगर वो 2.5 साल का धीरज नहीं रख पाते तो क्या इतनी अच्छी फिल्म बना पाते? कतई नहीं बना पाते, बिल्कुल नहीं बना पाते। क्यों? वो ये सोचते कि अरे ये फिल्म तो फटाफट बन जाएगी, हम पैसे कम है तो चलो ये जल्दी कर लो, वो जल्दी कर लो, वो जल्दी कर लो। तो क्या होता, अब मान लो अगर इतनी ज्यादा मुश्किलें आती, इतना पेशेंस नहीं होता, तो ये सारी समस्याओं का सामना भी नहीं नहीं करते। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उन्होंने इतनी बेहतरीन फिल्म, धीरज रखा तो इतनी बढ़िया फिल्म उन्होंने बनाई। प्रश्न संख्या 6 है, सत्यजीत राय ने किस दृश्य को सबसे अच्छा कहा और क्यों? तो कौन सा ऐसा दृश्य था जो उन्हें सबसे अच्छा लगा? वो सबसे अच्छा दृश्य था जब अप्पू और दुर्गा पानी में भीगते हैं और ठिठुरते हैं, क्योंकि वहां पर वो एक्चुअल में वो दोनों बच्चे रियलिटी में ठिठुर रहे थे ठंड से, और उनको फिल्म में भी ठिठुरना था। तो वो जो ठिठुरन थी उनकी, ठंड से जो ठंड से कांप रहे थे, ठिठुर रहे थे, वो रियलिटी थी, उसमें कोई बनावटीपन नहीं था। इसलिए ये सीन उन्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगा था। सत्यजीत राय ने बारिश में भीगते हुए अप्पू और दुर्गा के दृश्य को सबसे अच्छा कहा है, क्योंकि इस दृश्य में वे दोनों पानी में भीग जाने के कारण अत्यधिक ठंड लगने से सच में ठिठुरने लगे थे। उनके ठिठुरने में कोई कृत्रिमता नहीं थी, यानी कि बनावट, यानी आर्टिफिशियलपन नहीं था, बल्कि वास्तविकता थी, सहजता थी, रियलिटी थी, जो एक्चुअल में जो चीजें होनी चाहिए वो थी। इसी दृश्य में उनका अभिनय बिल्कुल यथार्थ या बिना किसी बनावटीपन के था। इसी कारण यह दृश्य अत्यंत सजीव बन पड़ा। यह दृश्य अपनी सजीवता अर्थात जीवंतता के कारण ही सत्यजीत राय को सर्वाधिक अच्छा लगा। चूंकि यह बिल्कुल नेचुरल था, इसलिए उन्हें यह चीज सबसे अच्छी लगी थी। प्रश्न संख्या 7 है, सुबोध दा कौन थे? फिल्मकार का उनसे परिचय कैसे हुआ? अब सुबोध दा जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो फिल्म वालों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, और जैसे ही वो आते उनके बोले उठाओ, ये फिल्म वाले आ गए, इनको लाठियों से मार के भगाओ। फिर ये परेशानी थी, तो अब क्या किया जाए उसके लिए? तो भाई धीरे धीरे फिल्म वालों ने उनसे दोस्ती करी और फिर वो उनको वायलिन पे धुनें बजाकर सुनाते थे, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बारे में बात करते थे, ये सारी चीज़ें वो करते थे।
तो देखिए क्या है, सुबोध दा बोडाल गांव में रहते थे। 60-65 वर्ष की आयु के सुबोध दा मानसिक रूप से थोड़े बीमार थे, यानी मेंटली थोड़ा सा वो डिस्टर्ब थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही फिल्मकार का उनसे परिचय हुआ था। वे अपने झोपड़े में अकेले रहते और दरवाजे पर बैठकर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उन्हें फिल्म वालों से बहुत चिढ़ थी, फिल्म वाले उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो बहुत चिढ़ते थे। जब फिल्मकार और उनके साथी उस गांव में पहुंचे तो उन्हें देखकर ये क्रोधित हो गए। जैसे ये लोग वहां पहुंचे तो वो बहुत गुस्सा हो गए, चिल्लाने लगे, फिल्म वाले आए हैं, मारो इनको लाठियों से। यानी कि वो इतना चिढ़ते थे कि लाठी उठा के लिटरली उनके पीछे दौड़ जाते कि भाई इनको मारो। बाद में फिल्मकार से अच्छा परिचय हो जाने पर वे उन्हें पास बुलाकर वायलिन पर लोक गीतों की धुनें बजाकर सुनाते। फिर बाद में भाई फिल्म वालों ने उनसे दोस्ती कर ली। अब दोस्ती करने के कारण क्या हुआ कि भाई आराम से मिल के आते, बुलाते कि हाँ चलो बैठो, वो वायलिन बजाते थे, तो वायलिन पे जो है लोकगीतों की धुन बजा के वो सुनाया करते थे। बीच बीच में वे किसी को रूजवेल्ट कहते तो किसी को चर्चिल, हिटलर या अब्दुल गफ्फार खां। तो ये सभी राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही मंझे हुए लोग रहे हैं। इन सभी के नामों से लोग वो फिल्मकारों को पुकारने लगे थे। प्रश्न संख्या 8 है, धोबी के कारण सत्यजीत राय को क्या परेशानी उठानी पड़ी, उस समस्या का क्या समाधान निकाला गया। तो एक्चुअली क्या था, जहां पर वो लोग शूट कर रहे थे वहां पे एक धोबी था जो एकदम से खड़ा हो जाता और एकदम से भाषण देने लगता, भाइयों बहनों सुनो। तो अब क्या होता था, जब शूटिंग चल रही है तो उस दौरान अगर ये बोलने लगता तो वो साउंड रिकॉर्डिंग में जो है वो प्रॉब्लम आने लगती थी। तो भाई इससे बड़ा परेशान। तो लेकिन धोबी को उसके घर वालों ने संभाला, जिसकी वजह से सत्यजीत राय को और उनके क्रू मेंबर्स को ज्यादा परेशानी नहीं आई शूट करने में। सत्यजीत राय जिस घर में शूटिंग करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था जो थोड़ा सा पागल था। वह कभी भी भाइयों और बहनों कहकर किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण देना शुरू कर देता था, जो कि होगा उसके साथ कुछ पास्ट में ऐसा जो हुआ होगा उसके साथ, जिसकी वजह से वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। कभी भी खड़ा हो जाता और वो भाषण देने लगता। शूटिंग के समय उसका ऐसा करने से साउंड रिकॉर्डिंग का काम प्रभावित होता था। अब शूटिंग हो रही है तो जो साउंड भाई डायलॉग्स भी तो बोले जाएंगे, उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा ना, तो वो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आने लगती थी क्योंकि उसमें बैकग्राउंड में उसकी आवाज आने लगती थी। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उसके घर वालों ने ही लेखक की सहायता की थी। धोबी के रिश्तेदारों ने उसे ठीक से संभाला, जिसके कारण सत्यजीत राय के फिल्म निर्माण दल को विशेष परेशानी नहीं हुई। यदि उन रिश्तेदारों ने सत्यजीत राय की मदद ना की होती तो वह धोबी सच में एक सिरदर्द बन जाता। अब उसके घर वालों ने ही संभाला। अगर घर वाले नहीं संभालते तो बहुत परेशानी होती, क्योंकि उस व्यक्ति को संभालना फिर किसी के बस की बात नहीं होती और इनको शूट करने में बार बार दिक्कत आती। तो इसलिए जो है उनके घर वालों ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करी उस धोबी को संभालने में। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 में, शूटिंग के लिए सत्यजीत राय को कौन सा गांव अच्छा लगा और क्यों। तो उन्हें बोडाल गांव अच्छा लगा था। कारण ये था कि जो उनके फिल्म के मेन कैरेक्टर थे अप्पू और दुर्गा, वो उसी गांव के थे, उनके घर वहीं थे, स्कूल वहीं था, और जो उन्हें शूट करने के लिए पाथेर पंचाली के लिए जो उन्हें ग्रामीण परिवेश चाहिए था वो परफेक्टली उस गांव में था। इसलिए उनको वो गांव ज्यादा पसंद आया। शूटिंग के लिए सत्यजीत राय को बोडाल गांव इसलिए अच्छा लगा क्योंकि वहां अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव का मैदान, खेत, पुकुर, पुकुर यानी कि सरोवर और पोखर, आम का पेड़, बांस का झुरमुट आदि सब कुछ आसपास मिल गया। मतलब जो उन्हें अपनी शूट के लिए जो जो परिवेश चाहिए था वो सब कुछ उनको वहां पर इजिली मिल गया था। वहां के लोगों ने धीरे धीरे परिचय भी गहरा हो गया। अब चूंकि वहां पे भाई 2.5 साल उन्होंने शूट किया, रुक रुक के किया, तो वहां के लोगों से उनका अच्छा मेलजोल हो गया था और लोग आवश्यकता पड़ने पर सहायता भी करने लगे थे। अब चूंकि इनके पास इतना ज्यादा फैसिलिटी, पैसे नहीं थे तो फैसिलिटीज नहीं थी, तो लोग उनकी हेल्प भी कर देते थे जान पहचान होने के कारण। इसलिए उन्हें ये गांव एकदम परफेक्ट लगा शूटिंग के लिए। प्रश्न संख्या 10 है,
पुराने मकान में शूटिंग करने के कारण सत्यजीत राय को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? वो जो पुराना गांव उन्होंने शूट करने मकान जो है वो लिया, उनमें उनको क्या परेशानी आई? तो उसमें जो उनको सबसे बड़ी परेशानी ये आई कि जो घर उनको मिला वो बहुत ही जर्जर हालात में था। मतलब वहाँ पे बहुत ही टूटा फूटा, जिसको हम बोल सकते हैं, उस तरीके का था। तो पहले तो ये उनको परेशानी आई कि भाई उन्होंने उसे रेंट पे लिया, मालिक वहाँ रहता नहीं था, कलकत्ता में रहता था। तो अब उस मकान को बनवाना, पहले बनवाने के लिए खर्चा करना पड़ा, 1 महीने का समय लगा, वो समय बर्बाद गया। तो डबल पैसा एक तो उस मकान को बनाने में भी गया और दूसरा रेंट में भी पैसा दे रहे थे और दूसरा समय अलग से 1 महीने का लग गया। तो ये सभी परेशानी उनको उस मकान के साथ में आई। फिल्म की शूटिंग करने के लिए सत्यजीत राय ने एक पुराना मकान भाड़े पर लिया, भाड़े अर्थात मतलब रेंट पे लिया था, जिसके मालिक कलकत्ता में रहते थे। वह घर एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लायक बनाने में ही लगभग 1 महीने का समय लग गया और इसमें पैसा भी खर्च हुआ। अब चूंकि देखिए उनके पास पैसा लिमिटेड था, तो पैसा उनके लिए बहुत जरूरी था। पैसा भी गया और समय भी गया। भाई जब समय जाएगा तो क्या होता है, उतने लोगों को भाई उतना पैसा देना, सब कुछ होता है ना, वही चीज हुआ। इसके अतिरिक्त उस घर के एक हिस्से में कुछ ऐसे कमरे थे जिनसे फिल्म निर्माण दल के सदस्य अपना सामान रखा करते थे। तो मतलब ऐसे कमरे, भाई सामान भी बहुत सारा होता है, तो वो कुछ कमरे ऐसे थे जिनमें वो सामान रखते थे। उसी एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। तो क्या था, जो साउंड रिकॉर्ड करने का काम है वो काम भूपेन बाबू किया करते थे। एक दिन भूपेन बाबू वाले कमरे में एक बड़ा सांप निकल आया, जिसे देखकर भूपेन बाबू सहम गए और उनकी बोलती बंद हो गई। यह एक वास्तु सर्प यानी कि कुल देवता था, इसे स्थानीय लोगों ने मारने नहीं दिया। तो मतलब बेसिकली क्या था, वो जो सांप निकला वो उसी घर में रहता था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा था। वास्तु सर्प का मतलब होता है कि जो उसका अपना घर है वो वहीं रहता है और उसे एक भगवान का दर्जा दे दिया गया था। तो जब वो निकला तो लोगों ने उसे मारने के लिए मना कर दिया कि नहीं, ये यहीं रहता है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो ये परेशानी, 2 परेशानियां उनके सामने आई थी। प्रश्न संख्या 11, वास्तु सर्प क्या होता है, इससे लेखक का कार्य कब प्रभावित हुआ? अब आपको बताना है वास्तु सर्प क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया वास्तु सर्प क्या होता है और इससे क्या जो है वो उनका काम प्रभावित हो रहा था, क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग का काम वहीं पर हो रहा था, तो प्रभावित होना तो लाजमी सी बात है। वास्तु सर्प वह होता है जो घर में रहता है। लेखक ने एक गांव में मकान शूटिंग के लिए किराए पर लिया था। इसी मकान के कुछ कमरों में शूटिंग का सामान था। एक कमरे में साउंड रिकॉर्डिंग होती थी जहां भूपेन बाबू बैठते थे। वे साउंड की गुणवत्ता बताते थे कि मतलब वॉइस की क्वालिटी कितनी अच्छी है जो आती थी बैकग्राउंड में डायलॉग्स वगैरह की। एक दिन उन्होंने उत्तर नहीं दिया। जब लोग कमरे में पहुंचे तो सांप कमरे की खिड़की से नीचे उतर रहा था और इसी डर से भूपेन ने जवाब नहीं दिया था। अब वो सामने सांप और वो आवाज नहीं निकल रही उनकी मारे डर के, और वो चुपचाप खड़े जो है वो वहां पर देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये एक परेशानी उनके सामने आ रही थी। तो वास्तु सर्प क्या था, परेशानी क्या थी कि भूपेन बाबू डर गए थे और वो काम करने को राजी नहीं हो रहे थे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 12 क्या है, पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को क्या क्या कठिनाइयां आई? जो पुराना मकान था उसमें शूटिंग करते समय उन्हें क्या क्या परेशानियां आई थी? भाई बहुत परेशानियां आई थी, सारी परेशानियों को आप यहाँ पर लिख दोगे। चलिए देखिए कैसे लिखें। पुराने मकान में शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित कठिनाइयां आई। तो देखिए अभी इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कठिनाइयां तो उनके पास बहुत आई थी। अब ये डिपेंड करता है कि ये आंसर आपको पूछा किस फॉर्म में गया है। कहने का मतलब है कि ये अति लघु में है, लघु में है कि दीर्घ में है। तो अगर ये दीर्घ में आता है तो आप इस तरीके से पॉइंट्स में या हेडिंग में देख सकते हो। अगर लघु उत्तरीय में आता है तो इसे आप एक पैराग्राफ में बनाकर लिख सकते हैं। और मान लीजिए अगर वैसे तो अति लघु आते नहीं हैं, लेकिन सपोज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में आप सिर्फ जो चीज़ें हैं, जो दिक्कतें आई उन्हें कॉमा लगा के आप 2 से 3 लाइन में ख़त्म कर देंगे। इस तरीके से सिर्फ आपको ये देखना है भाई क्वेश्चंस भाई आपको बताए जाते हैं, अब किस किस फॉर्म में आपसे पूछे जा रहे हैं, यह आपको डिपेंड होता है कि आप किस तरीके से इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला पुराना मकान खंडहर था, उसे ठीक कराने में काफ़ी पैसा खर्च हुआ और 1 महीने का वक्त लगा। अब ये दोनों ही चीज़ों की परेशानी जो है वो सत्यजीत राय के पास थी,
एक तो उनके पास पैसे की कमी थी और यह उसकी वजह से समय भी बहुत लग रहा था, क्योंकि जब उनके पास पैसा इकट्ठा होता तो वो शूटिंग शुरू करते और फिर जब पैसा ख़त्म हो जाता तो शूटिंग बंद हो जाती, फिर इकट्ठा करते तो फिर शुरू होती, ये वो करते थे। अब जब पैसा मकान लगाने में इतना लग जाएगा तो बाहर सी बात है कि शूटिंग के लिए कम हो जाएगा, और जितना समय लगेगा उतना जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं जो भी, उनको उतना ही भाई पेमेंट करना पड़ता है, सब करना। तो मतलब एक तरीके से एक घर के उनके पैसों के ऊपर बात आ रही थी। ठीक है, ये पहली परेशानी हुई। दूसरा है, मकान के कमरे में सांप निकल आया जिसे देखकर आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले की बोलती बंद हो गई। अब चूंकि मकान पुराना था, वहाँ कोई रहता नहीं था, तो भाई ठीक ठाक तो कर दिया गया, पूरे घर को ठीक नहीं किया, जितने पोर्शन में उन्हें काम करना था वो ठीक किया गया। एक कमरा अंदर दे दिया गया जहाँ उन्होंने सामान रखा, तो वहीं जो है वॉइस रिकॉर्डिंग का काम चल रहा था। तो जो वो करते थे उनको बड़ी परेशानी हुई। एक दिन वहाँ पे देखा सांप निकल आया, वो तो इतना डर गए कि कोई आवाज़ ही नहीं उनकी निकल रही थी। तो इस तरीके से जो जो परेशानियां हैं उन्हें आप पॉइंट्स में या हेडिंग में करके लिख दोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, भूलों की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम क्यों लेना पड़ा। आखिर जो भूलो जो कुत्ता था उसके लिए क्यों दो अलग अलग काम, दो कुत्तों को की ज़रूरत पड़ी, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अब उसका कारण क्या था कि भाई दो अलग अलग कुत्ते, एक कुत्ता जो था जब वो मर गया तो दूसरा उसी की जगह दूसरा कुत्ता लेना पड़ा, क्योंकि मूवी को बनने में इतना टाइम लग रहा था, है ना। पथेर पांचाली उपन्यास में भूलो नामक कुत्ता था, जो कुत्ता था ना अपू के साथ में, ठीक है ना, तो वो कुत्ता, उसका नाम भूलो था। लेखक ने गांव के कुत्ते से भूलो के दृश्य फिल्माए, यानी कि जो वो गांव का ही कुत्ता था एक वही ले लिया उन्होंने। ट्रेंड कुत्ता लेते तो भाई उतना पैसा लगता, तो जो वहाँ पे कुत्ता मौजूद था उसी को उन्होंने ले लिया। धन के अभाव के कारण 6 महीने शूटिंग नहीं हुई। जब दोबारा शूटिंग करने गए तो पहले कुत्ते की मृत्यु हो गई थी। दृश्य को पूरा करने के लिए भूरो जैसा नया कुत्ता खोजा गया, अतः भूलो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लेना पड़ा। तो समझ में आया आपको क्या हुआ कि भाई एक तो जो गांव का कुत्ता था वही उन्होंने लिया और लेकर उसी में उन्होंने उसकी शूटिंग करवा ली। लेकिन अब की चूंकि उनके पास पैसा नहीं था तो फिल्म की शूटिंग आधी में बंद कर दी गई। 6 महीने बाद जब पैसे हुए और दोबारा शूटिंग शुरू की गई तो ये देखा गया तो कि जो कुत्ता भूलो था वो मर गया। अब क्या किया जाए, तब सेम वैसे ही एक कुत्ता ढूंढा गया गांव का और फिर उससे शूटिंग कराई गई। तो इस तरीके से भूलो नाम के कुत्ते के लिए फिल्माने के लिए दो अलग अलग कुत्तों का इस्तेमाल किया गया था। प्रश्न संख्या 14 है, पथेर पांचाली फिल्म में इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक काम कर सकी। यदि आधी फिल्म बनने के बाद चुन्नी बाला देवी की अचानक मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय क्या करते। अब देखिए, ये जो चुन्नी बाला जो इंदिरा ठाकुरन जो थी वो निभा रही थी चुन्नी बाला जो 80 साल की थी। अब 80 साल की लेडी का तो भाई क्या आज है कल नहीं है, एज तो ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन तब भी वो 2.5 साल तक उस फिल्म में काम करी, यानी कि जब तक वो पूरी फिल्म बन नहीं गई तब तक वो जीवित रही और उन्होंने पूरी फिल्म में काम किया। सपोज अगर वो आधी फिल्म में मर जाती तो क्या होता, उनका देहावसान हो जाता तो क्या होता, परेशानी की बात होती ना। अब सेम वैसी ही लेडी ढूंढना, उसको एक्ट करवाना, ये एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग काम रहता कि नहीं रहता। तो अब आपको यहाँ पर बताना, यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है आपका अपना मत। आपका अपना मत क्या रहेगा कि अगर वो मर गई होती तो क्या होता। देखिए, यदि इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की चुन्नी बाला देवी की मृत्यु हो जाती तो सत्यजीत राय उनसे मिलती जुलती कद काठी शक्ल की वृद्धा को ढूंढते, यानी कि उन्हीं की तरह जो दूसरी होती उनको ढूंढने की कोशिश की जाती। यदि वह संभव नहीं हो पाता तो संकेतों के माध्यम से इस फिल्म में उनकी मृत्यु दिखाई जाती, कहानी में बदलाव किया जा सकता था। यानी कि एक तो देखो पहला ऑप्शन क्या था कि उन्हीं की तरह मिलती जुलती कोई एक और ले ली जाती, ठीक है, जो उन्हीं की तरह दिखती या कुछ भी होता, तो पीछे से जैसे दृश्य फिल्माए जाते वैसे फिल्माए, फेस का नहीं फिल्माया जाता। लेकिन अगर वो ऐसी नहीं मिल पाती तो फिर क्या करते, तो उस कंडीशन में आप फिल्म में ये दिखा सकते थे कि उनकी मृत्यु हो गई, कहानी में बदलाव करके कि एक्चुअल फिल्म में भी उनकी मृत्यु हो गई, ये दिखा सकते थे। या संकेतों के माध्यम से, जैसे रिसेंटली कोई मूवीज ऐसी बनी कि कई एक्टर जो हैं वो बीच में जिनका देहावसान हो गया
तो उनकी जगह दूसरा कैरेक्टर लाना पड़ा। तो ये चीज़ वहीं पर दिखा दी गई कि हाँ भाई इनकी मृत्यु हो गई, इनकी जगह दूसरा कैरेक्टर आया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से किया जा सकता था। तो ये 3 ऑप्शंस है जो हम ले सकते थे कि अगर चुन्नी बालाजी की मृत्यु हो जाती तो। प्रश्न संख्या 15 है, 3 प्रसंगों में राय ने कुछ इस तरह की टिप्पणियां की हैं कि दर्शक पहचान ही नहीं पाते कि यह फिल्म देखते हुए इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया कि इत्यादि। ये प्रसंग कौन से हैं? चर्चा करें और इस पर भी विचार करें कि शूटिंग के समय की असलियत फिल्म को देखते समय कैसे छिप जाती है। 3 ऐसे प्रसंग थे जिसमें जो है तब्दीलियां थी, बदलाव थे, जो दर्शक देखते समय नहीं पहचान पा रहे थे, ठीक है। वो तीनों प्रसंग आपको बताने हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है उसमें। पहला प्रसंग क्या है? फिल्म शूटिंग के समय 3 जो प्रसंग थे प्रमुख जिनमें बदलाव हुआ मगर दर्शक नहीं पहचान पाए। पहला है भूलो कुत्ते के स्थान पर दूसरे कुत्ते को भूलो बनाकर प्रस्तुत करना। एक कुत्ते की जगह दूसरे कुत्ते को प्रस्तुत करना, ये दर्शक नहीं पकड़ पाए। ये बदलाव था लेकिन उनको समझ में नहीं आया। दूसरा था एक रेलगाड़ी के दृश्य को 3 रेलगाड़ियों से पूरा किया गया ताकि धुआं उठने का दृश्य चित्रित किया जा सके। यह दृश्य काफी बड़ा था। अब चूंकि क्या था, रेलगाड़ी का धुआं उठना था। अब एक रेलगाड़ी से इतना धुआं नहीं उठ पा रहा था, तो उस जगह 3 रेलगाड़ियों का प्रयोग किया गया था। ये फिल्मांकन के समय लोग नहीं पकड़ पाए, यानी कि जब फिल्म हो रही थी तो 3 थे, ये सभी को पता था, लेकिन जब हम लोगों ने ये फिल्म देखी तो हमको उसमें एक ही रेलगाड़ी दिखाई दी। तो ये एक बदलाव ये था। तो 2 प्रसंग ये हो गए। तीसरा प्रसंग क्या था? श्रीनिवास का पात्र निभाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, अतः उसके स्थान पर मिलती जुलती कद काठी वाले व्यक्ति से मिठाई वाला दृश्य पूरा करवाया गया। हालांकि उसकी पीठ दिखाकर काम चलाया गया था। तो श्रीनिवास नाम का जो पात्र था उसकी आधे में मृत्यु हो गई। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि चुन्नी बालाजी की अगर मृत्यु हो जाती तो क्या होता, एक्चुअल में उनके साथ ऐसा हुआ कि चुन्नी बाला तो नहीं लेकिन दूसरा पात्र अर्थात श्रीनिवास की मृत्यु हो गई। अब उस कंडीशन में क्या करते, अब वो जो दृश्य फिल्माया जा रहा था मिठाई वाला, उसको उनको निभाना था। तो उन्होंने क्या किया, श्रीनिवास जैसा ही दूसरा आदमी ढूंढा, उसका फेस नहीं दिखाया, कैमरा उसकी पीठ के पीछे यहाँ पे लगाया। तो इससे क्या हुआ कि श्रीनिवास की मौजूदगी भी हो गई और लोगों को पता भी नहीं चला कि यहाँ पर वो कैरेक्टर बदल गया है, क्योंकि मृत्यु के बाद तो भाई वो आदमी नहीं आ सकता ना। तो उस कंडीशन में वो जो व्यक्ति बदल दिया गया है, ये दर्शकों को पता नहीं चला। तो ये 3 ऐसे प्रसंग थे। शूटिंग के समय अनेक तरह की दिक्कतें आती हैं, परंतु निरंतरता बनाए रखने के लिए बनावटी दृश्य डालने पड़ते हैं। दर्शक फिल्म के आनंद में डूबा होता है, अतः उसे छोटी छोटी बारीकियों का पता नहीं चल पाता। इसका सबसे बड़ा कारण है सत्यजीत राय जैसे समर्पित फिल्म निर्माताओं की कलात्मक सूझबूझ। तो देखिए क्या है, फिल्में बनने में टाइम लगता है, ठीक है। तो अब इस टाइम ड्यूरेशन जो होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि भाई देखिए बहुत से लोग हैं आज नहीं रह सकते हैं, कोई सिचुएशंस बदल सकती हैं, या जो फिल्म बना रहे हैं उनके साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब चूंकि हम काम तो चलता रहता है, काम तो नहीं रुकेगा ना। तो अब उस चीज़ को निरंतर बनाने के लिए कुछ तब्दीलियां करी जाती हैं, लेकिन तब्दीलियां करते समय डिफरेंस आते हैं, लेकिन वो बारीकियां हम इसलिए नहीं पकड़ पाते क्योंकि हम जो फिल्म देख रहे होते हैं हम उस पर पूरी तरह डूब जाते हैं। एक्चुअली हम खुद एक कैरेक्टर हो जाते हैं जो उस फिल्म को जी रहे होते हैं, तो हम उन बारीकियों को पकड़ नहीं पाते। लेकिन क्रिटिक्स जो होते हैं वो बहुत बारीकी से पकड़ते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छा रिव्यू देते भी हैं। प्रश्न संख्या 16 है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। अब हमने जब ये पाठ पढ़ा तो हमने देखा कि सत्यजीत राय को बहुत सारी परेशानियां आई हैं। तो एक फिल्म को बनाने के लिए क्या परेशानियां हो सकती हैं ये हम अच्छी तरह समझ गए इस पाठ को पढ़ के, है ना। तो हमें सिर्फ इस फिल्म में जो परेशानियां आई वो नहीं, अमूमन जो परेशानियां आती हैं आपको वो सब भी लिखनी है, ठीक है। देखिए क्या है, किसी फिल्म की शूटिंग करते समय फिल्मकार को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला है धन की कमी, जैसा कि सत्यजीत राय जी के साथ हुआ, उनके पास धन की कमी थी जिस वजह से शूटिंग रुक रुक के काम करना पड़ता था। कलाकारों का चयन, दूसरा परेशानी आती है जो हमारा पात्र कहानी में हमको पटकथा में लिख कर मिला है,
यानी कि पटकथा क्या होती, लिखी रहती है ना, तो वो जो हमें मिली है वही कैरेक्टर हमको सामने खड़ा करना है, ये एक सबसे बड़ी परेशानी होती है, तो वो एक फेस करना पड़ता है। कलाकारों के स्वास्थ्य, मृत्यु आदि की स्थिति रहती है। अब जो भी कैरेक्टर वहाँ काम कर रहे हैं, कभी कभी उनके स्वास्थ्य में दिक्कतें आ जाती हैं, तो शूटिंग के शेड्यूल्स को चेंज करना पड़ता है। कभी कभी वो कैरेक्टर की मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको कैरेक्टर ही चेंज करने पड़ जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कहानियों में भी तब्दीली करनी पड़ जाती है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदलाव लाती हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं पशु पात्रों के दृश्य की समस्या। उसके बाद आते हैं भाई बहुत सारे जानवरों का इस्तेमाल हम कहानियों में, फिल्मों में करते हैं। अब उन पात्रों के साथ भी समस्या आती है। भाई वो ऐसा नहीं कि भाई आदमियों को क्या होता है, मनुष्यों को भाई आपने बोला कि ऐसे करना है तो हम ऐसे कर लेते हैं, लेकिन पशुओं के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वो ट्रेंड है तो वो अपने ट्रेनर की बात मानते हैं। सपोज अगर वो ट्रेंड नहीं है तो फिर उनके साथ जो है शूट करना, तो उसके साथ जुगत लगानी पड़ती है बड़ी कि भाई कैसे काम कराया जाए उनसे। बाहरी दृश्यों हेतु लोकेशन ढूंढना, बहुत से दृश्य तो इंडोर होते हैं, बहुत से दृश्य आउटडोर भी होते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट लोकेशन को ढूंढना भी एक चैलेंजिंग काम होता है। प्राकृतिक दृश्यों के लिए मौसम पर निर्भरता। अब जैसे मान लीजिए आपको अर्ली मॉर्निंग का दिखाना है, तो आपको सारी शूटिंग रोक के मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग पूरा सेट लगाना पड़ता है ताकि सूरज निकलते वक्त आप उसको शूट कर सको। और मान लो कि अगर उस समय वो आपका दृश्य ठीक से नहीं फिल्माया जा सका, तो आपको दूसरे दिन सुबह फिर से वो शूट करना पड़ेगा। तो भाई सूरज तो आपके लिए नहीं रुकेगा ना। तो ये एक सबसे बड़ी बात होती है कि जो प्राकृतिक दृश्य होते हैं उनको समय से पूरा करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप व असहयोग। अब जहां आप शूटिंग कर रहे हैं वहां पे बहुत से लोग पहले से रह रहे होते हैं। आप तो वहां जाके अभी शूटिंग करोगे, लेकिन कुछ लोग वहां पे पहले से रह रहे होते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। कुछ लोगों को भाई शूटिंग पसंद होती है, आपका सहयोग करेंगे, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती है, आपका सहयोग करेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपके काम में परेशानियां, अड़चने खड़ी करेंगे। संगीत, म्यूजिक का परफेक्टली मैच होना। एक तो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, फिर कुछ सॉन्ग्स होते हैं, वो परफेक्टली शूट करना, तो एक ये भी परेशानी आती है। फिर दृश्यों की निरंतरता हेतु भटकना। अब क्या होता है, सीक्वेंस चीज़ों को बनाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पथेर पांचाली में क्या हुआ था, शूटिंग रुक रुक के हो रही थी, तो वो एक कंटिन्यूटी बनाना भी उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन आजकल तो भाई इतना गैप करके मूवी शूट नहीं होती हैं, जो बजट होता है वो लेकर काम किया जाता है। तो लेकिन तब भी एक सीन के बाद दूसरे सीन की निरंतरता को बनाए रखना भी सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। तो ये सभी जो है एक परेशानियां आती हैं। प्रश्न संख्या 17 है, फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका थी, उससे जुड़े बाकी दृश्यों को उनके गुजर जाने के बाद किस प्रकार फिल्माया गया। तो श्रीनिवास जो व्यक्ति थे, जो मिठाई वाले दृश्य में थे, आपको उनकी भूमिका बतानी है और उनके गुजर जाने के बाद उनके फिल्मों को किस तरह, उनके दृश्यों को किस तरह फिल्माया गया। फिल्म में श्रीनिवास की भूमिका मिठाई बेचने वाले की थी। उनके देहांत के बाद उनकी जैसी कद काठी का व्यक्ति ढूंढा गया। उसका चेहरा अलग था परंतु शरीर श्रीनिवास जैसा ही था, इसीलिए पीछे से फिल्माया गया, क्योंकि सामने से अगर होता तो श्रीनिवास का चेहरा तो ऑलरेडी फिल्माया जा चुका था। ठीक है, ऐसे में फिल्मकार ने तरकीब लगाई। नया आदमी कैमरे की तरफ पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर आता है, अतः कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता कि यह अलग व्यक्ति है। अब गेट सामने है, मान लीजिए हम सपोज श्रीनिवास हैं और हम अंदर मिठाई वाले के रूप में दाखिल हो रहे हैं और कैमरा हमारे पीछे लगा रहेगा, तो दृश्य ये होगा कि उसमें हमारा चेहरा तो नहीं आ रहा, मेरी पीठ और हेड बैक आ रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो दर्शक हैं वो नहीं पहचान पाएंगे कि व्यक्ति बदल गया है, क्योंकि कद काठी तो वही थी मगर चेहरा बदला हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, बारिश का दृश्य चित्रित करने में क्या मुश्किल आई और उसका समाधान किस प्रकार हुआ। बारिश का दृश्य, भाई बारिश जो परेशानी ये थी कि उनको नेचुरल रेन चाहिए थी, तो उसके लिए उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका वेट करना पड़ा। 1-2 दिन जाकर खेत में बैठकर इंतज़ार करते थे कि अब बारिश हो, अब बारिश हो। फिल्मकार के पास पैसे का अभाव था, अतः बारिश के दिनों में शूटिंग नहीं कर सके। अक्टूबर माह तक उनके पास पैसे इकट्ठे हुए, तो बरसात के दिन समाप्त हो चुके थे। अब देखिए क्या था, बारिश का सीन उनको फिल्माना था।
अब चूंकि बारिश का सीन तो बरसात में ही हो सकता, लेकिन उस समय तक उनके पास पैसे नहीं थे कि वो फिल्म को शुरू कर सके। जब पैसे इकट्ठा हुए तब तक अक्टूबर मंथ हो गया, अक्टूबर में तो बारिश खत्म हो जाती है। अब क्या किया जाए? उन्होंने क्या किया, शरद ऋतु में बारिश होना भाग्य पर निर्भर था। शरद ऋतु में बारिश नहीं होती, लेकिन कभी कदार हो भी जाती है। लेखक हर रोज अपनी टीम के साथ गांव में जाकर बैठते रहते और बादलों की ओर टकटकी लगाकर देखते रहते। एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। अचानक बादल छा गए और धुआंधार बारिश होने लगी। फिल्मकार ने इस बारिश का पूरा फायदा उठाया और दुर्गा और अपू को बारिश में भीगने वाला दृश्य शूट कर लिया। इस बरसात में भीगने से दोनों बच्चों को ठंड लग गई, परंतु दृश्य पूरा हो गया। अब क्या हुआ? अब शरद ऋतु में बारिश होना अमूमन बहुत मुश्किल है, लेकिन उस बार हुई। और जैसे हुई, वो तो इंतज़ार कर ही रहे थे 2-3 दिन बैठ बैठ के। जब हुई तो उन्होंने फटाफट पूरा शूट किया। अपू और दुर्गा के भीगने का दृश्य था, तो वो भीगे और पूरा दृश्य बहुत अच्छे से फिल्मांकन किया गया था। प्रश्न संख्या 19 है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? क्या कारण था इस फिल्म की शूटिंग का? सबसे बड़ी बात थी पैसों का अभाव। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग में कई प्रकार की अड़चनें आईं। इस फिल्म की शूटिंग लगातार नहीं की जा सकी थी, क्योंकि लेखक के पास समय व पैसे का अभाव था। अब चूंकि वो जॉब भी करते थे और कोई भी उनका बिजनेस तो था नहीं, तो पैसे का भी परेशानी थी। ये दो उनके पास सबसे बड़ी ही समस्या थी। पैसे खत्म होने के बाद फिर से पैसा जमा करने तक शूटिंग को रोक दिया जाता था। इस प्रकार एक फिल्म की घटना में जानवरों ने काश फूल खा लिए थे, जिसके कारण लगभग 1 साल तक शूटिंग को रोकना पड़ा। तो भाई उन्होंने एक दृश्य क्या किया, काश फूल के मैदान में जो होता है ना, वो दृश्य फिल्माया। दूसरे दिन पहुंचे तो भाई जानवर खा गए। अब क्या किया जाए? अब उस फूल को खिलने के लिए साल भर का इंतजार करना पड़ा उनको। ठीक है, तो ये एक परेशानी उनके पास में आई थी। भूलो कुत्ते की मृत्यु होने पर जैसा कुत्ता ढूंढने में समय लग गया। इस प्रकार काफी बाधाएं आने के कारण फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चला। तो अब चूंकि कहना ना कि इतना लंबा टाइम था, अब अगर उनके पास पैसे होते तो वो आर्टिफिशियल काश फूल को भी वहां पे लगाकर और शूट कर सकते थे। अब उनके पास पैसों की कमी थी, तो इसलिए वो भी काम नहीं हो पा रहा था। तो ये परेशानी थी, समय और पैसे के कारण ही 2.5 साल तक ये शूट चला था। प्रश्न संख्या 20 है, चुन्नीबाला देवी कौन थी और लेखक के लिए सौभाग्य की बात क्या थी? चुन्नीबाला देवी इंदिरा ठाकुरान की जो है वो भूमिका निभा रही थी, और उनके लिए सौभाग्य की बात ये थी कि 80 साल की ये वृद्धा 2.5 साल तक चलती रही शूट के दौरान बिल्कुल ठीक ठाक रही और अच्छे से उन्होंने पूरी फिल्म को पूरा किया। चुन्नीबाला देवी 80 वर्ष की थी। उनसे फिल्म में इंदिरा ठाकुरन का ही भूमिका निभाई। लेखक के लिए ये सौभाग्य था कि 2.5 साल तक फिल्म का काम चला और चुन्नीबाला देवी की मृत्यु नहीं हुई। अगर इस बीच हो जाती तो इनको भी श्रीनिवास जैसी दूसरी खड़ी करने के लिए परेशानी होती। तो इस तरीके से ये हमारे लेखक का या हमारे ये डायरेक्टर का जो है वो सौभाग्य रहा कि उन्हें इस तरह की एक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर था अपू के 2.5 साल, ये हमने यहाँ पर ख़त्म किया। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। देखिए, इसके हम बहुत सारी चीज़ें आपको पहले भी समझा चुके हैं। चैप्टर से क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं आते, लेकिन आते और पूछे ज़रूर जाते हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर इनके क्वेश्चंस आप रेडी करिएगा। साथ ही आपको मैं ये बता दूं कि मैग्नेट बेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की ये 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप किसी भी क्लास में हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ आकर जितने चाहें उतने वीडियो दे सकते हैं, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ये सभी फ्री वीडियोस आपको यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbens.com पे और हमारा ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं में बिल्कुल 100% फ्री देख सकते हैं। तीनों में से किसी भी जगह जाएं, आप निश्चिंत होकर आप वीडियो देख सकते हैं। जब हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी परेशानियां आती हैं। सही टॉपिक ढूंढना, सही चैप्टर ढूंढना और साथ ही साथ एक सही चीज़ को ढूंढकर सही से समझना। भाई बहुत सारे वीडियोस पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसा कोई वीडियो जिसमें हम सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लें, ये एक दिक्कत होती है। और एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को ढूंढना,
एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ढूंढना, ये एक चैलेंजिंग काम रहता है। इसमें परेशानी जहाँ होती है वहीं समय की बर्बादी भी बहुत सारी हो जाती है। इन सभी से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पर आइए, यानी कि हमारी वेबसाइट पर और हमारे ऐप पर, इन दोनों ही जगह पर आपको इन सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। ना आपको समय बर्बाद करना पड़ेगा, ना ही किसी तरह की परेशानी को उठाना पड़ेगा। यहाँ पर आपके लिए हर एक चीज़ सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज की गई है। जैसे आपके लिए जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप सबसे पहले अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या आपका बोर्ड जो कोई भी है। उसे सेलेक्ट करने के बाद आप तुरंत ही जो है आपके सामने सारी क्लासेस होंगी, क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, बुक सेलेक्ट कीजिए और बुक के साथ ही आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है। जब आपने चैप्टर सेलेक्ट कर लिया तो हर चैप्टर को हमने अलग अलग पैटर्न्स में आपके लिए रेडी किया है। जैसे कोई भी चैप्टर, कोई भी हम एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं। आप जो भी सब्जेक्ट को उठाएंगे उसमें आपको ये सारे पैटर्न्स मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले रहेगा हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन, फिर है एनसीईआरटी सोल्यूशन, यानी एनसीईआरटी बुक के बाद चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो विद सोल्यूशन यहाँ आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद में आपको क्वेश्चंस जो हैं दो टॉपिक उसमें पैटर्न में पूछे जाते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्ट, दोनों ही तरीके के हम क्वेश्चंस कराते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा एक हम रिवीजन वीडियो आपको देते हैं जहां पर आप चैप्टर को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं टेस्ट या एग्जाम्स के दौरान। वो हमारा रहता है वन शॉट रिवीजन। ये सब करने के बाद में आपको एग्ज़ाम्स के दौरान में मिलते हैं मैग्नेट बेन सैम्पल पेपर, और इसके अलावा आपको मिलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी। तो ये सभी चीज़ें आपको बहुत ही ईजिली अवेलेबल भी हो जाती हैं, परेशानी नहीं उठानी पड़ती और 100% फ्री तो है ही। तो अच्छे से पढ़िए, हम यही चाहते हैं आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो अभी तो हमारे और भी चैप्टर इस बुक के बाकी हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।